Hello, good morning to all my dear friends. Welcome to online classes. Myself सुनील कुमार प्रजापति। प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड चाहे टेट, सुपर टेट, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस, एसएससी, यानी कि आपको इतना स्पीड में मैं कम से कम 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को बहुत कम समय में आपके सामने पूरा कर दूंगा। तो आप इसको जो है बहुत ध्यान से सुनिए और जिससे कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपके दिमाग में फीड हो जाएं और मैं सारे प्रश्नों का एक बार अपनी तरफ से रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई है वर्ष 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। इसका अध्ययन किया जाता है पर्यावरण संरक्षण में। ठीक है, अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का। पर्यावरण में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा जैविक तथा अजैव घटकों से। ठीक है ना, पर्यावरण बनता है किससे बनता है? जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या कहते हैं? धारणीय विकास। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया है। वे हैं कुल कितने? 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI नीरी अवस्थित है कहाँ? नागपुर में। नीरी कार्य करता है किसके लिए? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था रियो में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। बहुत इम्पॉर्टेंट है।
रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु है एक क्या मिश्रण? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। कहाँ? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? रेडान। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है? नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु का प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है, क्या नाम है? ग्रेफाइट एवं हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं एरिक सोलहेम। ईपीए का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1917 को। एनईए से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। क्या इको मार्क प्रमाण पत्र? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य पहला कौन सा है? पंजाब। कथन कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो कारण कह रहा है जल प्रिय पौधे आर्द्र वायु में पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे तो क्या कौन से अधिनियम थे? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ है वर्ष 1997 में। 23 जून से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है।
कहाँ? न्यूयॉर्क में। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या कहते? धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्या नाम है? क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों में धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 नाम से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति सेल वाल मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मूल रोम या रूट हेयर सॉइल से चिपके रहते हैं किसके कारण? पेक्टिन के कारण। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या होता है? कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। GEF विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द सोशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई है। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा हैं नाओको इशी। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है कहाँ? केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम मीन्स EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं भी आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कमेटी। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्काई ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति श्रेष्ठ है। मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिक पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है? मसानोबु फुफुका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। अब पारिस्थितिकी से रिलेटेड प्रश्न आप ध्यान दीजिए। 10% नियम संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से जीव से जैव मंडल तथा जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या होता है? पहले जनसंख्या, फिर उससे समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, उससे भूदृश्य। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी स्तर के उत्पादन के संवर्ग में आता है द्वितीय उत्पादकता। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती? घटती है।
कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे क्या हैं? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? ओइकोलॉजी नाम से। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया यूजीन ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकास्म कहा। कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। जीवों या ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र इकोसिस्टम। कृत्रिम पारितंत्र है खेत, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए अधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। पारिस्थितिक कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सामुद्रिक होता है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल कितना होता है? 97% भाग। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड होता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वन का आरोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार होता है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। वृक्ष काटना। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वाहारी, जिसे इंग्लिश में ओमनीवोरस कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैवीय संगठक नहीं है क्या? वायु। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा होता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार से जीव अपघटक जीव कहलाते हैं कौन से होते हैं? कवक और जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। किसका? पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं कौन? डिकम्पोजर। अपघटक सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं किस रूप में? अपघटकों के रूप में। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? चींटी तथा हिरन। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं कौन? शाकाहारी प्राणी। अपघटक मीन्स डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं कौन? चींटी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर श्रेणी में आएगा द्वितीयक उपभोक्ता की। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। पारिस्थितिक तंत्र के जैवीय
घटकों में उत्पादक घटक हैं कौन? हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। हरे रंग पौधे हरे रंग के लवक मीन्स क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। जीवित घटकों में शामिल होने का कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है क्या? हरे पौधे। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले घास। घास क्या है? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, ठीक है ना। अब घास को टिड्डा ने खाया इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा को मेढक ने खाया इसलिए मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को सांप ने खाया इसलिए सर्प तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहे जाते हैं? फूड या खाद्य। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा में। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह क्या होता है? तालाब। बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार का रेखा चित्रीय निरूपण को क्या कहते हैं? जीव भार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, अपराइट। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? सांप में। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुन लीजिएगा, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के सांद्रता में बढ़ते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। डीडीटी जैसे प्रदूषक क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकरणीय, पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। कौन? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है उसका नाम क्या है? यूकेलिप्टस। लैंटिस आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्री। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है। यह जिस आंदोलन का नारा है, किस आंदोलन का? चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। दक्षिण भारत में चलाया गया है ये आंदोलन, एपिको आंदोलन, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया है। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर या वियोजक। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी होगी अधिक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला
एक दूसरे के आहार द्वारा होती है। क्या पोषित पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। किस नियम से? ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारी द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, लगभग 10% भाग। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नीजनेस ने किया। पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों तथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, बढ़ा देती है क्या? पदछाप के आकार को। तो यहाँ पे देखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है 1972 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम लागू किया गया दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक का। वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषक चक्रण और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। डायटम्स मीन्स स्वपोषी, क्रस्टेशियाई मीन्स शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए ये मांसाहारी उपभोक्ता होता है, ठीक है ना। डायटम्स क्या? स्वपोषी होता है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता होता है, हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता होता है। जैववानिकी या बायोनोमिक्स के संबंध में सही है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय या सिनोनिम्स है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैववानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम या मीन्स लॉ। बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। हाइलोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। थर्मोक्लाइन पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण मीन सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। किसने दी? F. क्लीमेंट ने। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रमण। जैव विविधता से संबंधित प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो तो प्रकृति संरक्षण को।
ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है WWF एवं IUCN का। जो विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जो विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया था। किसने? व्हिटेकर ने। जो विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जो विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। आनुवंशिक जाति समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। जैव विविधता जो विविधता के नाश का कारण है। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। जो विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसके? जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं वैश्विक तापन, आवास विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, झूम खेती। जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉट स्पॉट एवं केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। ये हॉट स्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुडालैंड। भारत में जैव विविधता के दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है अंड निकोबार द्वीप समूह को। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कब हुआ है? वर्ष 1988 में किया गया है नॉर्मन मायर्स ने। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉट स्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है 50 वर्ष से। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच मीन्स कर्मता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक निच मीन्स ब्रॉड निके। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं रेड डाटा बुक्स में। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन IUCN प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी, सोसेबल लैपविंग। अति संकटग्रस्त श्रेणी में कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है। तो ये सब क्या हैं? संकटग्रस्त श्रेणी में। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण।
सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं। जैव विविधता के ह्रास के लिए वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। क्या सिक्किम पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है? सिक्किम जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निचय रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है। वनस्पतिक उद्यान, क्रायो बैंक, एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय जातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का विस्तार पाया जाता है 10 उत्तर तथा 10 दक्षिण अक्षांशों के मध्य। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान बना रहता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कौन सी घाटी है? शांत घाटी में। शांत घाटी स्थित है केरल में। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य कौन सा है? केरल। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव तथा उलर झील। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान भारत के शामिल स्थल कुल कितने हैं? 26। रामसर कनेक्शन के अंतर्गत रामसर स्थल हैं भोज आर्द्र स्थल। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। नमभूमि से वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि गुजरात में है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु जिसमें प्रवाल भित्तियां हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है वो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, शस्य परागण। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011-2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है जैव विविधता दशक। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 चेन्नई, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है।
सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट में बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व बहुत अधिक होते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी सीबक थोर्न है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक साधारण सी दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। वह दवा कौन है? डाइक्लोफिनेक सोडियम। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देना। कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी का नाम क्या था? डोडो। मॉरीशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन काल में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुक फ्लाइंग फॉक्स का नाम क्या है? चमगादड़। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, वह है एक स्तनधारी मैमल। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही हैं कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय काऊ कहा जाता है। ड्यूगोंग जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई हैं, वे हैं जाति बहुतायता, स्पीसीज रिचनेस, स्थानिक तथा आशंका बोध। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पॉर्टेंट बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटीज एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना दी गई थी ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP 23-27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंध है आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु को कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। वह पशु है भारतीय वन्य गधा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ? नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया। हैदराबाद, भारत में UNREDD प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में।
दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरे जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल का नाम क्या है? भितरकनिका। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा सिटीज के संदर्भ में सही हैं। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है कि इसका संयुक्त राष्ट्र का पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ से सही है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था। इसका कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सिंह, पुच्छी, वानर, मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, कृष्णगीव सारस, उड़न गिलहरी, कदली, हिम तेंदुआ। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है। चमगादड़, भालू, कुंतक रोडेंट में समशीतोष्ण टेम्परेट और शीघ्र शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय अवसन अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं क्या कहते हैं? हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं? कि समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं उसको शीत निष्क्रियता कहते हैं। गिलहरियाँ, स्क्वायल, छछूंदर, मसरैट, चूहे, रैट्स, मूसक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। किसमें? कृंतक रोडेंट्स में, रोडेंट्स आर्डर में। उच्चतर अक्षांशों में तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। निम्नतर अक्षांशों में पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती। निम्नतर उन्नतांशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगास, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं सुरु एवं टाइपीर। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है स्लोलोरिस वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फाल्गेंस है। रेड पांडा। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पद समर्थन करने के लिए क्षेत्र पर कार्य करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में है। यहाँ पे भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है
और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए उनके धारणीय उपयोग की। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भू क्षेत्र। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है। कहाँ? गुजरात में। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा। जैव विविधता से संबंध रखते हैं। खाद्य एवं कृषि हेतु आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विश्व विरासत अभिसमय। इस तरह से आज ये पार्ट यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्रिय मित्रों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत अधिक प्रश्नों का जो है श्रृंखला दे रहा हूं और ये आपके सारे ऑल एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका पर्यावरण से प्रश्न आने वाले सारे प्रश्नों को मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।